जय हिंद। और आप सभी को पहला पार्ट पोषण का संपूर्ण वीडियो मिल चुका है, जो कि मैं आप सभी को पार्ट 2 करके दिया था। आज बायोलॉजी के मैराथन पार्ट 3 में दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है उन सारे सवालों को कर रहे हैं। आज हम लोग श्वसन के बारे में जानेंगे। आप सभी की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है श्वसन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार सभी जीवों को इस धरती पर, इस प्लैनेट्स पर रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जैव प्रक्रम करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जीवों को लाइफ प्रोसेस करने के लिए, उस लिए गए पोषण के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के बारे में सबसे पहली अभिकल्पना हम सभी को पहले से पता है कि सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा कतई बहुत कम आदमी को पता होता है कि श्वसन के द्वारा, भोजन के द्वारा प्राप्त जो करते हैं, उससे जो पाचन रस के द्वारा जो तैयार हमको मिलता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को विखंडित करने के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन होता है। तो अगर हम आम भाषा में कहें तो श्वसन क्या है, तो श्वसन एक ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जिस पोषण की प्रक्रिया के द्वारा हम भोजन को प्राप्त करते हैं, और वह भोजन ग्लूकोज के रूप में जब हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होती है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के उपस्थित ग्लूकोज को जब हम लोग तोड़ करके जब अपनी एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं, उस प्रक्रिया में श्वसन की आवश्यकता होती है। अब अगर श्वसन के जटिल क्रिया के बारे में समझेंगे, इतनी चीजों समझने के बाद हम लोग को यह पता चल रहा है कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम लोगों ने लिखा। और पहला सवाल आता है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन क्या है को जवाब देने के लिए बच्चों हम लोगों ने यह प्रश्न बनाया कि श्वसन वह जटिल रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है। चरणबद्ध ऑक्सीकरण करने का मतलब स्टेप बाय स्टेप, वह जटिल रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। बच्चों, मैं बता दूं कि हम सभी को पता है कि जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 1 में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोग को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तब वहीं पे कहता है कि वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात श्वसन क्या कराती है, ऊर्जा मुक्त कराती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन एक उपापचय क्रिया है। श्वसन क्या है? एक उपापचय। कहीं पे ऑब्जेक्टिव में लिखा रहता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी है। ऐसा इसलिए बच्चों कि श्वसन में रासायनिक अभिक्रिया में क्या निकलती है, उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का पचना, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, हमारे शरीर के अंदर भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया होता है, अवघटन अभिक्रिया होता है। हमारे शरीर के अंदर सांस लेना और श्वसन लेना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप इसको याद करेंगे। अब श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग लीजिएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6CO2। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़े, प्लस एंजाइम आता है, तो तैयार ये एरो के ऊपर रहता है एंजाइम, तो देता है 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 2830 किलो जूल ऊर्जा देता है। यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रभाव में आकर, एंजाइम के प्रभाव में आकर टूटता है, जिसमें क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और ऊर्जा निकलती है 2830 किलो जूल। याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे ही हम लोग श्वसन के बारे में समझे तो अगला सवाल आता है हम लोग के सामने कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, जिस प्रकार हम लोग श्वसन के बारे में जानते हैं, तो श्वसन के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का मानना है, विभिन्न
जो जीव वैज्ञानिक रहे हैं उन वैज्ञानिकों ने इस श्वसन को दो भागों में बांटा है, अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण के आधार पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ऑक्सीजन उपस्थिति होने पर और ऑक्सीजन अनुपस्थिति होने पर, इस दोनों के आधार पर श्वसन को दो भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सीकरण और एक को बोलते हैं ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो अर्थात ऑक्सी श्वसन, और अवकरण जिसमें ऑक्सीजन न हो उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। आम भाषा में इसे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। यानी श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब ये ऑक्सी श्वसन होता क्या है? ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम है वायु, और वायु बोले तो ऑक्सीजन, क्योंकि सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वैसी श्वसन की प्रक्रिया, जिस श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं या ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। मैं बार बार ऑक्सीकरण इसलिए बोलता हूं बच्चों कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवकरण मतलब ऑक्सीजन की कोई उपस्थिति नहीं है। यह रसायन का वर्ड है, लेकिन उसको हम जीव विज्ञान में बार बार इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को रसायन और जीव विज्ञान के संबंध को समझ में आए। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है वह ऑक्सीकरण होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन और एक को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। पहले हम लोग ऑक्सी श्वसन को देख लेते हैं। श्वसन की वे अभिक्रिया जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है ऑक्सी श्वसन कहलाती है। यह कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और संपूर्ण प्रक्रम के दौरान कुल 36 एटीपी अणु निकलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इस चीज को याद रखेंगे। एटीपी का पूरा नाम होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर से रिपीट करता हूं मैं, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होता है उसको आप लोग समझिए। एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहते हैं। अब यहां ध्यान देखिए, ऑक्सी श्वसन क्या है? तो श्वसन की वे प्रक्रियाएं, श्वसन की वे अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है ऑक्सी श्वसन कहलाती है। यह कोशिका किसमें होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है ये कोशिका का पावर हाउस होता है, यह कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, यहीं पे एनर्जी स्टोर होता है। तो आप अच्छे से दिमाग में सेटल कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है तो आप क्या बोलिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा। आपसे सवाल पूछेगा कोशिकाओं में किस रूप में ऊर्जा संचित रहते हैं तो एटीपी में रहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब यहाँ पे देखा है कि जैसे ही ऑक्सी श्वसन होता है तो वहां पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। यह संपूर्ण प्रक्रम के दौरान 36 एटीपी अणु तय का निर्माण हो जाता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं अनॉक्सी श्वसन की, अवायवीय श्वसन की, तो कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की क्रिया हो जाती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होने से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस अनॉक्सी श्वसन में विभिन्न प्रकार के कवकों, जीवाणु और गुद्देदार फलों में अनॉक्सी श्वसन होता है। अनॉक्सी श्वसन में उत्पाद के रूप में, अनॉक्सी श्वसन के अंदर उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, या आप उसे इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। वो आपके जांघों में, आपके गांठों पर जिस मांसपेशियों से काम कर रहे हैं उस मांसपेशियों में कौन सा? इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और इथाइल अल्कोहल बनने से, ठीक है ना, गांठों में कंपन, गांठों में दर्द होना शुरू होता है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपसे सवाल पूछेगा अनॉक्सी श्वसन होता कहाँ का है? तो कवकों में होता है, जिससे दिनाय, खाज, खुजली, कौआ वाला रोग, बाल में झड़ने वाला जितना सारा बीमारी होता है सब में अनॉक्सी श्वसन होता है बालक। उसके बाद है जीवाणु,
या उसके बाद कौन सा है, गुद्देदार फल। ऐसा कोई भी फल जिसमें गुद्दा बहुत ज्यादा हो, गुदा नहीं बोलने बच्चों, गुद्दा, जिसमें बहुत ज्यादा मांसल भाग हो, उसमें कैसा होता है, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि किण्वन से क्या समझते हैं। किण्वन होता क्या, पहले ये समझो। किण्वन एक अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया है। यहाँ पे लिखता भी है कि अनॉक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, किसके प्रभाव में, जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है, तथा जिसमें ग्लूकोज सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है, किण्वन कहलाता है। एथिल अल्कोहल को आप ऐसे बोलो इथाइल अल्कोहल, फिर भी चलेगा। C2H5OH, कौन सा बच्चों फार्मूला, C2H5OH, C2H5OH, यही इथाइल अल्कोहल क्या होता है, तैयार होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अनॉक्सी श्वसन का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है तथा जिसमें ग्लूकोज सरलीकरण के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और यही इथाइल अल्कोहल तैयार होता है। आगे समझ में। तो किण्वन एक जो है वो अनॉक्सी अभिक्रिया है, अनॉक्सी श्वसन का प्रकार है बच्चों, इसको आप लोग जानेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे और आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि लगातार दौड़ने से, क्वेश्चन को समझिएगा, लगातार दौड़ने से व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, क्यों। ये कहता है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति के मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, क्यों। आंसर देना है, लगातार दौड़ने से मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, जब अपने शरीर में हम कोई भी काम करेंगे, जैसे अभी बोल बम का समय चल रहा है, सावन महीना चल रहा है और खूब आप लोग बहु आ रहे हैं, बोल बम जाने वाला सबको देखते हैं तो कंटिन्यू चलता रहता है, डाक बम बोल बम करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो उसके बॉडी में किसी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की। क्योंकि काम करोगे तो जितना तेजी से तुम्हारा बॉडी एक्टिव हो रहा है उतनी तेजी से ऑक्सीजन की मात्रा मिल नहीं पा रही है, लेकिन श्वसन तो हो रहा है, तब आपके बॉडी में अनॉक्सी श्वसन होगा। और मांसल भागों में, मैं अभी बता रहा था, गुद्देदार फलों में, मतलब गुद्दे वाले जगह जहां पे मांस बहुत ज्यादा है, वैसे संकीर्ण भागों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वहां पर अनॉक्सी श्वसन होना शुरू होता है और वहीं पर एथाइल अल्कोहल बनना शुरू होता है। वही लिखता है कि लगातार दौड़ने या चलने से मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस स्थिति में हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में कौन अम्ल बच्चों, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अम्ल के संचय से ज्यादा चलने या दौड़ने से मांसपेशियों में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, दर्द करे, ठीक है ना। लैक्टिक अम्लवा के कारण गुर्वा दर्द करे, गुर्वा लैक्टिक अम्ल के कारण बहुआ दर्द करने शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो आपसे कोई आदमी सवाल पूछेगा कि लगातार दौड़ने से एक ही काम जब करते हैं तो आपके मांसपेशियों में दर्द होना क्यों लाजमी हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। जवाब में देंगे, लगातार दौड़ने से, लगातार चलने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, अनॉक्सी श्वसन संपन्न होता है और वहां पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। उसी लैक्टिक अम्ल के लगातार संचयन से क्या हो जाती है बच्चों, दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इससे बचने के क्या उपाय है, यहाँ तो पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। तो हम लोग जमे हुए लैक्टिक अम्ल को क्या करते हैं, दबाते हैं। तो दबाने से क्या होता है, वह इधर उधर फैल जाता है, दर्द थोड़ा कम होता है। बहुत ज्यादा दर्द है तो हम लोग क्या करते हैं, नमक पानी, गर्म पानी से उसको क्या करते हैं, सेकते हैं। और आप पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाता है, अर्थात बाहर से हम लोग नमक यानी क्षारक, लवण, और जो अंदर से रहता है वो अम्ल रहता है, दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो उदासीन बना देता है, जिससे धीरे धीरे अम्ल का प्रभाव क्या जाता है, कम हो जाता है और रोगी क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाती है, उसकी दर्द खत्म हो जाती है। क्लियर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मानव शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। लेट्स वी डिस्कस रेस्पिरेशन सिस्टम। व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम का, श्वसन तंत्र का कौन कौन सा मेन पार्ट है उसको समझेंगे। देखो भैया, सबसे पहले तो आप नाक पर हाथ रख लीजिए, छींकना नहीं है, नाक पर हाथ रख के पता करना है। इसको बोलते हैं नासिका गुहा, और इसके अंदर दो जो छेदा छेदा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं नासिका छिद्र, जैसे मारा लफक से पोटा निकल जाता है। तो ये हो गया नासिका छिद्र। आई है नासिका तुम्हारा गुहा जो अंदर की तरफ गया है, हम बाहर से तो छेद के नहीं ना बता सकते हैं। ऐसे मेरा नाक बहुत सुंदर है, हमारी नानी कहा करती, और सुंदर सामान से अच्छा सामान ही निकलता है, मतलब समझ रहे हैं ना।
इससे जो निकलेगा वो बहुत पवित्र सामान निकलेगा। अब आप लोग का कैसा है आप लोग समझिए। देखो मानव शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है बच्चों। तो मानव शरीर में नासिका छिद्र पहला मैंने बता दिया, ये छेदा है सो अंदर गया है। अगला स्वर यंत्र, स्वर यंत्र को अंग्रेजी में लैरिंग्स बोलते हैं। इसी के पार्ट में जो था एक कंठ जो निकला हो, उसी के बगल से एक आहार नल होता है, एक स्वर यंत्र या लैरिंग्स उसको कहते हैं। तो स्वर यंत्र या लैरिंग्स। अगला जो है वह श्वास नली है। श्वास नली को अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया है। अगला है फेफड़ा, फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फुफ्फुस। मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब अगर आप जानना चाहें तो नासिका छिद्र, नासिका गुहा, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, उसके बाद श्वास नली या ट्रैकिया, और आपका ये फेफड़ा। ये फेफड़ा मिलकर फिर क्या करता है? निर्माण कर देता है श्वसन अंगों का। इन्हीं श्वसन अंगों से अलग अलग प्रकार के जीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जिसमें से हम मानव हैं, और मानव जो सांस लेता है वह फेफड़ा से लेता है। लेकिन जब बात करें मछली का तो यह गिल्स या गलफड़ा से लेता है। कुछ ऐसे जीव है जो चमड़ा से भी सांस लेता है, जैसे केंचुआ का एग्जांपल ले सकते हैं, सांप का एग्जांपल ले सकते हैं। ये किसे लेता है? तो स्किन से सांस लेता है। अगला सवाल है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? बच्चों आज मैं आप सभी का 5 क्वेश्चन करा दिया हूं। ये छठा क्वेश्चन का आंसर लेकर मैं कल आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।